नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमान रवि भाई दियोरा के साथ की हर शनिवार जो विचार गोष्ठी होती है वो एक क्लास के लिए होती है। फिर से मैं स्पष्ट करता हूं, मेरे एक मित्र ने फिर से लिखा था कि मुझे कम बोलना चाहिए। वो नहीं होगा, क्योंकि मैं भी पैनलिस्ट हूं। हम दो मिलते हैं तब पैनल होती है। ये एंकर का रोल तो मुझे थमा दिया गया है, और रवि भाई भी कर सकते हैं। समझे आप? ये क्या रट लगा के रखिए, मैं कम बोलूं कम बोलूं कम बोलूं। अगर आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं है तो ब्लैकआउट कर दे, आप चलेगा। मगर जो जिसको हमारे हजारों दर्शक सराहना करते हैं, आप दो तीन लोग ऐसी रिमार्क बस रटी हुई रिमार्क लिखे ही जाते हैं, लिखे ही जाते हैं, लिखे ही जाते हैं। सामान्यतः मैं इसी रिमार्क्स का जवाब नहीं देता। आज इसलिए देता हूं कि ये स्पष्टता जरूरी है कि डॉक्टर जयनारायण व्यास एक इकोनॉमिस्ट भी है। व्यापार नाम के बायोवीकली में ये विषय पे कॉलम भी चलती है इनकी, और चैनलों पे यही मुद्दों को लेकर वो पैनल मेंबर की हैसियत से चर्चा में भी जुड़ते हैं। तो ये तो हमारी छोटी सी चैनल में कहां से लाओ इतने सारे एक्सपर्ट्स को? रवि भाई भी आते हैं, वो उनकी महानता है। नहीं तो हमारे एक 50,000 सब्सक्रिप्शन वाली यूट्यूब चैनल को कौन पूछता है आजकल के जमाने? तो मैं दाढ़ी का रोल करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक मजबूरी है, कंपल्शन है। मुझे बोलना पड़ेगा और बोलूंगा। अगर आपको इससे कोई एतराज है, यू कैन ऑलवेज ब्लैक मी आउट। फिर आपका डिस्कशन भी चला जाएगा उसके साथ। तो आइंदा ऐसा मत करें, क्योंकि इससे और दर्शक मित्रों में भी एक गैर समझ फैलती है कि इस जयनारायण व्यास को कोई वर्बल डायरिया हुआ है तो बकवास करता जाता है। मैं बकवास नहीं करता, टू द पॉइंट बात करता हूँ। तो मैं एंकर हूँ, पैनलिस्ट भी हूँ, इसलिए मेरी राय है, और मेरी राय बिना बोले मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ये बात आप बिल्कुल समझ के चलिए और हमेशा इसको ख्याल में रखिए। मारो लाइव चाले छे, પછી बात करिए। दोस्तों, आज बात करनी है एक यू टर्न। यू आपने देखा होगा, अंग्रेजी में इसे लिखते हैं। जब आप उत्तर में जा रहे हैं और छोटा सा मोड़ के दक्षिण में चले जाए, तब इसको यू टर्न बोलते हैं। तो आज हम एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल टर्निंग की, यू टर्न की बात करते हैं। हाँ, सही सोचा दोस्तों आपने। ये अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उस पे अमेरिका ने जो करतब दिखाते हुए यू टर्न लिया है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। फरवरी 2026, 28 फरवरी 2026, वैसे अगर तारीख का किसी को चाहिए आग्रह है तो ये युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप का शायद अंदाजा ये था कि वेनेजुएला की तरह ईरान को भी 2-3 दिन में ध्वस्त कर देंगे, और उनकी और इजराइल की संयुक्त ताकत के सामने ईरान घुटने टेक देगा। मगर ये हुआ नहीं। ये साध्य करने के लिए उन्होंने निर्ममता की सब हदें पार कर दी। 120 से ज्यादा बच्चियां अपने क्लास में बैठी, 10-12 साल की बच्चियां, जिनको नवरात्रि में हम देवी पूजन के लिए इनके पैर धोकर पूजा करते हैं, शक्ति स्वरूपा है, पार दिया उनको ये इजराइल नाम के राक्षस ने। और नेतन्याहू के पास से इससे ज्यादा अपेक्षा भी आप नहीं रख सकते। क्रूरतम जियोनिस्ट क्या हो सकता है, इसका आज के विश्व के समक्ष अगर कोई नमूना है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी, उसको हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट बीबी कहते हैं। किसकी बीबी वो उन्हें मालूम, मगर वो बीबी कहते हैं, वो बीबी कहते बुला करते हैं। तो ये नेतन्याहू क्रूरता की पराकाष्ठा है। उन्होंने
इसके पहले वेस्ट बैंक और गाजा, दो जगह पे, स्पेशली गाजा में 1 लाख लोगों को मार दिया है। और मारा भी कैसे है? तड़पा तड़पा के, अनाज नहीं जाने देने का, पानी नहीं जाएगा, दवाइयां नहीं जाएगी, हॉस्पिटलों पे बम गिरेंगे, स्कूलों पे बम गिरेंगे। ये राक्षसी वृत्ति के साथ इजराइल, जिसके लिए आज तक पूरी दुनिया के मन में सहानुभूति थी कि ये प्रजा एक ऐसी प्रजा है जिसके जो विनाश से बची है हिटलर और नाजियों के, और इसीलिए हम सब इजराइल को, और हमारे यहाँ आज भी ऐसे अकल फिरे लोग हैं जो इतना सारा देखने के बाद भी अभी इजराइल को अपना बाप मानते हैं। हम नहीं मानते, बाप एक ही होता है जो हमारे नाम के पीछे लिखा जाता है। तो ये जो यूएस इजराइल युद्ध की बात हम कर रहे हैं, ये छोटा युद्ध जैसे गिना जाए, मगर खतरनाक युद्ध। मार्च अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते ट्रंप शासन ने अचानक रिवर्स गियर लगा दिया। अब पता चला ट्रंप को कि क्या होता है, ईरान क्या चीज है। अब तक नहीं पता था। अब तक ये गुमान था उनके पास कि सबसे बड़े अब्राहम लिंकन और जो मनामा में बहरीन में पार्क किया हुआ था 5th फ्लीट, तो बड़े नौका दल इनके पास है। इनके पास बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, बड़े बॉम्बर विमान हैं, तो ध्वस्त कर देंगे इजराइल और अमेरिका इकट्ठे होके ईरान को घुटनों पे ला देंगे। और ईरान ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा कि खोमेनी जो इनके सुप्रीम लीडर थे उनको मार दिया गया, लश्कर के कमांडर्स और टॉप अधिकारियों को करीब 2 दर्जन को मार दिया गया। अपेक्षा थी कि ईरान टूट जाएगा, परिणाम उल्टा निकला, ईरान ज्यादा मजबूत होकर बाहर है। तो ये जो यू टर्न लिया अब अप्रैल 2026 में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर फिर से टेंशन जो खड़ा हुआ, ईरान ने स्ट्रेट फिर बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया। ये यू टर्न कितना सच्चा है और मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा, खासकर भारत पर, रवि भाई से हम आज जानना चाहेंगे। मगर उससे पहले सबसे पहले समझते हैं कि यू टर्न क्या था। ट्रंप ने पहले ईरान को पूरी तरह कुचलने की धमकी दी थी, खासकर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनके तेल के हुए थे, थर्मल पावर स्टेशंस थे, सबको तोड़ कर ईरान को पूरी एनर्जी से वो विरक्त कर देना चाहते थे। लेकिन 23 मार्च 2026 को अचानक ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके ये स्ट्राइक्स टाल दिए गए। बातचीत शुरू हुई, पाकिस्तान मध्यस्थी कर रहा था इस्लामाबाद में मार्केट, बातचीत शुरू हुई। रवि भाई जैसे आप जानते हैं, मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया, ऑयल प्राइस गिरे और लोकल स्टॉक्स उछल पड़े, बल्ले बल्ले हो गए। एकाएक स्टॉक मार्केट में जैसे किसी ने हवा भर दी, हवा क्या कहें, वो हीलियम गैस पर फुग्गे गुब्बारों की तरह स्टॉक मार्केट बल्ले बल्ले करने लग गए। क्रिटिकल सवाल यह है रवि भाई कि क्या ये असली पीस इनिशिएटिव था या सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर, क्योंकि हॉर्मुज ब्लॉक होने के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% भाग प्रभावित हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। अकेले यूरोपियन यूनियन जो हमेशा अमेरिका के नाटो के साथी रहे हैं, मार्च महीने में एक रॉयटर का मैं अहवाल पढ़ रहा था, 25 बिलियन यूरो का ज्यादा खर्चा उन्होंने ऊर्जा पे किया, क्योंकि इनको ऊर्जा खास करके जो हॉर्मुज के जरिए जो गैस मिलता था वो बंद हो गया। ईरान ने अमेरिकी प्रपोजल को
मैक्सिमलिस्ट और अनरियल बताया। अमेरिका ने बोला कि खोल दो, नहीं तो हम आएंगे और हमारा हमारा जो नौका के युद्धपोत है, नौ सेना के, वो आपके होर्मुज के जो भी आपने उसमें बिछा रखी है माइंस वगैरह को साफ कर देंगे, हम ठीक कर देंगे आपको। एक और मंत्र न करना, एक और धमकी देना। तो स्वाभाविक है ईरान ने रिएक्शन दिया, उसने बोला कि मैक्सिमलिस्ट और रियलिटिकल है आपकी बातें, ये यूटर्न डिप्लोमेसी नहीं, रियल पॉलिटिक लगता है। जहां ट्रंप को जल्दी से विक्ट्री दिखानी थी, लेकिन आज 18 अप्रैल 2026 को जो स्थिति थी उसके मुताबिक स्थिति फिर अनिश्चित है, ब्लॉकेड जारी है, ईरान ने स्ट्रेट फिर बंद कर दिया है। तो क्या ये यूटर्न जो होने जा रहा था, होर्मुज खुलने जा रही थी, संधि वार्ता चल रही थी, युद्ध टलने जा रहा था, लेबनान और इजराइल के बीच भी युद्ध विराम एक टेम्पररी 10 दिन का हुआ है, तो ये अब जैसे सब छोड़कर फिर से यूटर्न हो गया। क्या मानते हैं आप, और इसका मायना क्या है हमारे शेयर बाजार के लिए, क्या है? क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो तो भारतीय शेयर बाजार से ज्यादा उनको लेना देना है, मगर एक पहले आपको विनती रहेगी कि आप बर्ड्स आई व्यू पहले दीजिए कि दुनिया किस ओर जा रही है, क्योंकि आपको इसका अच्छा अभ्यास है, फिर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की ओवर टू यू। जरूर से आई थिंक पहले तो आपने जहां से शुरू किया वहां से बेसिकली जिसको नहीं पता है, काफी टाइम क्या होता है कि हम जो शो देखते हैं या हम जो सामने देखते हैं उसमें आपको मेहनत नहीं पता होती। मुझे पता है क्योंकि मैंने एक ही ऐसे पैनलिस्ट देखे जो शो के पहले मीन्स के पूरी बुक लिख के वो उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर अध्ययन करते और बाद में वो किसी पैनलिस्ट के साथ जुड़ते। मीन्स के जो खुद होस्ट है उसको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं होती। वो तो क्या है कि उसका एक ही मेहनत होता है कि वो क्वेश्चन बना के कुछ पूछ ले, वो क्वेश्चन क्या है, उसका क्या मतलब है, क्या सिचुएशन चल रही है, वो एंकर का ज्यादा या जो भी होस्ट है उसका ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। बट मीन्स के हमने तो काफी लाइव शो भी साथ किए है, तो सर की जो बुक है वो देख के हम डरते थे कितना ज्यादा वो पढ़ के आते, इतना ज्यादा वो पूर्व तैयारी होती है। तो बोल कौन सकता है जिसके पास कोई नॉलेज हो, जिसने तैयारी की है टॉपिक पे, वो बोलेंगे। और मीन्स के सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो मेरे जरिए हो, सर के जरिए हो या किसी और पैनलिस्ट के जरिए हो। बेसिक मीन्स के फ्रूट है वो आपको ध्यान रखना है, कैसे आए, क्यों आए, क्या डाला था, कैसे, वो ज्यादा ना देखे और ज्यादातर फोकस करे कि हमारे जो डिस्कशन है वो आपके लिए और आपकी मार्केट का इन्वेस्टमेंट जो है या आपका कमोडिटी में है कि जहां भी इन्वेस्टमेंट है उसमें आप उसको आपकी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे यूज करें। तो बेसिक ये ऑब्जेक्टिव के साथ ही सुने शो, एंड ये ऑब्जेक्टिव के साथ सुने के मजा भी आएगा और आपका वेल्थ भी बनेगा। जैसे मीन्स के हम पहली मार्च से बोलते आ रहे हैं, अदरवाइज डेट मुझे कोई भगवान नहीं बोले थे कि 2 तारीख से मार्केट टर्न होगा। आज का जो मीन्स के पूरे साइकिल का जो लो है उसका एग्जिट बॉटम है 2 अप्रैल, और हमारे पुराने शो देखे हमने 2 अप्रैल ही बोला था। आपने कहा था यस, 2 अप्रैल से मैंने बोला था 20% मार्केट यहाँ से जंप होगा और 12-13% हो चुका है, और अभी जो यू टर्न है उससे थोड़ा बहुत और उसको फायदा मिलेगा। अभी ये पूरी सिचुएशन है, इसमें ये लोग तोड़ने के लिए जुड़े थे, मीन्स के तोड़ने के लिए यूएस एंड इजराइल जुड़े थे कि ईरान को तोड़े, बट अभी जोड़ने के लिए टूटेंगे। अगर इजराइल एंड यूएस अलग नहीं हुए अपने ऑब्जेक्टिव से तो ये वॉर खत्म नहीं होगा। ये यूटर्न जरूर से है, ये यूटर्न इस हिसाब से उसकी नींव लिखी गई थी 2 दिन पहले, जब यूएस के प्रेसिडेंट एंड यूएस के गवर्नमेंट ने सेनेट के सामने अपना पक्ष रखा वॉर को लेके। अभी वो पक्ष रखा जब, तब एक सेनेटर ने एक क्वेश्चन पूछा कि आपने ये वॉर किया तो इसमें कॉस्ट कितना हुआ। मीन्स कि कुछ तो कॉस्ट हुआ होगा यूएस को, इतने सारे शिप भेजे, इतने सारे सोल्जर्स भेजे, सारा काफी खर्चा किया।
तो उन्होंने बोला कि ये वॉर में आपने खर्च कितना किया और ये खर्च के सामने यूएस को क्या मिला। तो ना तो पहले क्वेश्चन का आंसर था और ना तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, तो काफी मीन्स की आगे जाके अगर ये रहा तो काफी आगे जाके ये पिटाई होगी। सेकंड, उसके अगले दिन एससीसी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज काउंसिल है और वहां की बोर्ड है, उन्होंने ये जो भी ट्रम्प के ट्वीट के पहले जो 10 मिनट में मुंह आते हैं क्रूड में, वो कल भी ऐसा ही हुआ था और आगे भी ऐसा ही हुआ था कि जब यूएस प्रेसिडेंट ने कोई सोशल ट्रूथ पे अपनी वॉर खत्म होने की या चालू होने की जानकारी दी और आगे भी सीज फायर की जब बात की, तब क्रूड गिरा, उसके 15-20 मिनट पहले ट्रेड लग गए थे। मीन्स के लोग ने अपना शॉर्ट पोजीशन खड़ा कर दिया था और उसके बाद पॉजिटिव न्यूज आए। कल भी ऐसा हुआ। कल जब सोशल ट्रूथ पे ये कमेंट आया या ईरान के एक्स पे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जब एक्स पे कमेंट किया, उसके 20 मिनट पहले 11% क्रूड नीचे आ गया। तो बेसिक ये भी एक रीजन है कि क्या हो रहा है, ये ट्रेड और ये रीजन से आप समझ जाए कि यह अभी ग्लोबली क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, खुद का ऑन इंटरेस्ट, ये सारा अभी इसमें इन्वॉल्व है और ये क्लियर कट ट्रेड में दिख रहा है और उसका इन्वेस्टिगेशन भी यूएस में चालू हुआ है। हालांकि यूएस में एसईसी के जो अध्यक्ष थे वो चेंज हो चुके, तो हिसाब से अभी वो कितना इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो भी देखना है, बट ये इन्वेस्टिगेशन ये मैटर होगा। तो ये सारा सिनारियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड बेनिफिट के ऊपर चल रहा है। और अगर इजराइल एंड यूएस दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। एक का ऑब्जेक्टिव है कि वहां पे जो आसपास के कंट्रीज है, जो गल्फ है, उसके सामने काफी टाइम से उसका वॉर चल ही रहा है, सालों से ये पुराना इजराइल एंड गल्फ एंड इस्लामिक कंट्रीज का है। और सामने यूएस को ऐसा था, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि भाई लाइक उन्होंने वेनेजुएला में जो किया और आगे जो वो 2-3 कंट्री में और सोच रहे कि भाई यहाँ जाके उसके लीडर को हटा दे और यहाँ पे अपने गवर्नमेंट अपने लोग को बिठा के सारा क्रूड है या स्टेट ऑफ हॉर्मस है वो ले ले। अभी वो ऐसा यूएस बोल रहा है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से वापस उन्होंने रात में यू टर्न लिया। कल तो ये अच्छा बोल दिया और क्रूड कल 11-12% गिर गया एंड यूएस इक्विटी मार्केट भी 1000 पॉइंट से ज्यादा डाउ जोन्स प्लस था, सब अच्छे प्लस हुए। बट रात को वापस उसको कुछ ऐसा आया कि मीन्स के उन्होंने बोल दिया कि मीन्स के अभी जो ईरान है, अगर उसने वो टोल कलेक्शन चालू रखा तो वो इसको मायने नहीं रखेंगे और वेंसडे तक का फिर से एक नया डेडलाइन आ चुका है। ऑलरेडी सैटरडे को ये डेडलाइन खत्म हो रहा था सीज फायर का, अभी वो वेंसडे तक एक्सटेंड हुआ। उन्होंने तब तक का टाइम दिया है, अगर वो नहीं मानेंगे तो उन्होंने रात में क्लियर कट बोला है कि वो फिर से बमबारी चालू करेंगे। मीन्स की अभी जब इजराइल एंड यूएस का कंबाइन इंटरेस्ट टूटेगा नहीं, तब तक ये वॉर खत्म नहीं होगा। ये जो भी कमेंट्स आ रहे हैं या उसके ऊपर रिएक्शन है, वो 10 मिनट पहले वाले ट्रेड से ज्यादा पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो बेसिक अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको मीन्स के मार्केट को ये वॉर का डर है वो निकल गया है। वो मार्केट समझ के चल रहा है कि अभी ये वॉर चलेगा नहीं चलेगा, बट सब अपने मीन्स के जैसे कोरोना के बाद, कोरोना सेकंड फेज पे गया नहीं था। कोरोना के फर्स्ट फेज में मार्केट जब मार्च में न्यूज आई लॉकडाउन की हमारे यहाँ, तब कोरोना के फर्स्ट फेज में मार्केट गिरी थी, 40% से ज्यादा क्लोज हुआ महीना, मार्च महीना, और बड़ा करेक्शन आया, शार्प करेक्शन आया। बट जब डेंजरस थिंग तो सेकंड लहर थी, जब हमने जनवरी से लेके मार्च में काफी लोग उसमें मरे। फर्स्ट में तो इतने लोग मरे नहीं थे, बट सेकंड में काफी डेंजरस था, बट उसमें मार्केट तो ऊपर ही रहा। तो वो सेम सिचुएशन अभी मार्केट में है कि फर्स्ट फेज में डेफिनेटली हम गिरे एंड डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट एंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस सब ने रिएक्ट किया। बट अभी मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं एक वीक से देख रहा हूँ, लास्ट वीक से, अभी यूएस के प्रेसिडेंट की कमेंट या वॉर लाइक की जो सिचुएशन है उसका और क्रूड के प्राइसेस का इतना बड़ा कोरिलेशन बन नहीं रहा। मीन्स कि वो कोई ना कोई न्यूज से ऊपर जाके नीचे आ रहे। $80 के नीचे वैसे भी आप एक्सपेक्ट ना करें, कल $80 ही क्लोज हुआ है। बट जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ी है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़े, फ्रेट बढ़े, एडिशनल टोल लग रहा है, तो इस हिसाब से मीन्स के लग रहा है कि ये प्राइस 80 का न्यू नॉर्मल लेवल मान लो आप। बट 80 भी एक अच्छा लेवल है, 119 से तो 18 अच्छा लेवल है। और अभी ब्रेंट एंड WTI स्प्रेड में अच्छा स्टडी करता हूं, कुछ भी अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क गल्फ में है, खाड़ी देश में है, तो उसका एक
इम्पैक्ट ऐसा आता है कि WTI जो क्रूड है, अमेरिका का जो क्रूड है, वो क्रूड में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आती, बट ब्रेंट क्रूड एंड ओमानी क्रूड है उसमें गिरावट मीन्स के इसमें रिवर्स मूवमेंट ज्यादा आता है। लाइक अभी हम ऐसा समझे कि सिचुएशन वॉर खत्म होगा तो पहला करेक्शन आएगा ब्रेंट क्रूड में और ओमानी क्रूड में, क्योंकि ये दोनों गल्फ के साथ रिलेटेड है। बट यूएस का जो WTI है उसका गल्फ से कोई लेना देना नहीं है। तो इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आज वॉर के रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज आई, सप्लाई को लेकर नेगेटिव न्यूज आई, तो WTI जो अमेरिकन क्रूड है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है और ओमानियन ब्रेंट क्रूड कम बढ़ता है। उसके दोनों के बिटवीन $8 से $12 का डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्लोज हो चुका है। ये डिफरेंस क्लोज होना मीन्स के कुछ जियोपॉलिटिकल रिस्क की एक्सट्रीमिटी होना और ये डिफरेंस वाइड होना मीन्स के ब्रेंट ऊपर और WTI नीचे, अमेरिकन ऑयल नीचे रहे और ब्रेंट ऊपर रहे, वो ये सिचुएशन से बाहर निकलना होता है। तो ब्रेंट एंड WTI जो एक टाइम लास्ट वीक में साथ में हो चुके थे, वो अभी $9 $8 के डिफरेंस के साथ चल रहे हैं। तो एक पॉजिटिव चीज ऑलरेडी हमने ये लास्ट वीक में डेवलप होती दिखी थी। तो आई थिंक ये $9 का जो डिफरेंस है वो इंडिकेट कर रहा था कि कुछ तो मींस के सीज फायर एक्सटेंड होगा, ऐसा लग रहा था। हमने लास्ट वीक भी बोला था कि वॉर समाप्त नहीं होगा, सीज फायर एंड होगा, और लास्ट कमेंट में ऐसे भी बोला था कि ये जो लेवल है उससे 20% ऊपर मार्केट जाए बाद में हम यहाँ से बेचेंगे स्टॉक वाइज। तो ऑलरेडी काफी स्टॉक 20 से ज्यादा चले हैं। बट अभी क्या है कि अभी का सिनेरियो है कि जो हमने सारे नेगेटिव डिस्काउंट किए थे उससे धीरे धीरे हम पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। अभी क्रूड 80 आ गया, अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होगी नहीं होगी अभी हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मस सुबह तक एक्टिविटी अच्छी थी एंड वो मैप में दिख रहा था, बट आज दोपहर से फिर से ये होल्ड हो चुका है। तो आई थिंक इससे आपसे अभी मंडे को क्या क्रूड ओपन होगा उसका देखना है। तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं, वो चीजें हमें अभी भी ऐसा नहीं है कि सब मंथ के नॉर्मल हो गया। लोग सेलिब्रेशन मूड में थे, कल सो रहे थे, तो इतना सेलिब्रेशन भी ना रखे। मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी आपकी ये मार्केट में क्या होनी चाहिए ये समरी में फिर से बताएंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट वीक ये डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ। बट अभी जो सिचुएशन सिनेरियो चल रहा है तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक ना रहे। पेसिमिज्म मार्केट से ऑलरेडी निकल चुका है। आज कुछ फिर से वॉर चालू हुआ, फिर से यूएस ने बम डाले वहां पे, फिर से सिचुएशन, अभी न्यूक्लियर के अलावा कुछ भी होगा मार्केट इसका कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं लेगा। $2-3-5 का क्रूड पे मूवमेंट होगा और 50 to 100 पॉइंट 200 पॉइंट तक निफ्टी में कुछ मूव होगा। बट ग्लोबल मार्केट में अभी जो सिनारियो चल रहा है उसमें मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये सिनारियो खत्म भी होगा और ये सिनारियो आगे जाकर रुकेगा भी। उसमें यूएस को एक बेनिफिट क्या मिल गया, यूएस की जो कंपनियां है फाइनेंशियल कंपनियां, उसमें काफी क्रेडिट क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज है जो अपनी लिमिट है। उसके बाहर सारी बड़ी कंपनियां अभी जो रिजल्ट लेके आई है, सारी फाइनेंशियल कंपनियों के रिजल्ट खराब है। बट ड्यू टू दिस सिनारियो किसी के वो वहां पे क्रेडिट क्वालिटी पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जो भी ध्यान दे रहे हैं वो अभी वॉर पे दे रहे हैं, तो वहां की कंपनियां बच गई। मीन्स की ये कंपनी के मीन्स की जो भी कंपनियों ने अभी तक यूएस में नंबर दिए है उसमें क्रेडिट क्वालिटी का एक डाइवर्जन है। सेकंड, यूरोप काफी खराब सिचुएशन में फंसा हुआ है। कल भी मीन्स जो फ्रांस के प्रेसिडेंट सबको कॉल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को भी फोन किया था। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो एनर्जी सिक्योरिटी है लेस देन 30 डेज की एनर्जी बची है। एंड जो गैस का आपने राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि ज्यादातर वो गैस वहां से लेता है और उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेस अभी यूएस की ओर डाइवर्ट कर दिए। जो यूएस का मेजर ऑब्जेक्टिव भी था कि जो गल्फ नेशन है वो गल्फ नेशन से वो लोग अपना पूरा जो सप्लाई चेन है वो डाइवर्ट करके यूएस की ओर ले जाए, तो वो भी ऑब्जेक्टिव यूएस का सोल्व हो रहा है। तो बेसिक इसमें तीसरा फंसने वाला और सबसे लॉन्ग टर्म फंसने वाला कोई कॉन्टिनेंट होगा तो ये होगा गल्फ कंट्री, जो अभी अगेंस्ट में काफी बोल रहे हैं ईरान के और मींस के हिसाब से काफी कंट्री फंसे इकोनॉमिकली। गल्फ कंट्री के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि अगर ये सप्लाई चेन अलग हुई तो सारी कंट्रीज है अगर मींस की आदत हो गई दूसरी जगह से लेने की, तो ये गल्फ के लिए थोड़ा देखने लायक है। सेकंड, कि काफी कंपनियां सिर्फ गल्फ में इन्वेस्ट कर रही थी क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि इट्स द मोस्ट सिक्योर्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। वो भी सिचुएशन एबनॉर्मल हुई। काफी डेटा सेंटर वहां ओपन हो रहे थे, काफी कंपनियां अपने डेटा सेंटर, अमेजोन वेब, ये सब अपने डेटा सेंटर गल्फ में लगा रही थी। वो लोग ने भी अभी
अल्टरनेट सोर्स में इंडिया एंड आसपास के जो कंट्रीज है उसमें अपना डेटा सेंटर लगाना चालू कर दिया, ऑलरेडी कर दिया। तो बेसिकली ये सिचुएशन है जिससे लग रहा है कि इसका एक लॉस है वो गल्फ नेशन को होगा, और अपना सप्लाई रुकेगा तो डेफिनेटली होगा, तो उसको दोनों साइड प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये 3-4 बड़े कॉन्टिनेंट है जिसको ज्यादा लॉस होगा। हम तो पहले भी डिपेंडेंट थे, आज भी डिपेंडेंट है। रूपी स्ट्रॉन्ग हुआ, इसका रीजन ये है कि अभी हमने काफी सिचुएशन को देखते हुए गोल्ड सिल्वर के जो आयात थी हमारी उसको परमिट नहीं किया, और मीन्स के ये एक मुद्दा चला, बहुत बड़ा चला, और इस हिसाब से इंडिया में गोल्ड ही नहीं आ पाया काफी टाइम, तो ये इस हिसाब से इंपोर्ट कम हो गया। सेकंड है कि क्रूड भी अभी नॉर्मलाइज सिचुएशन पे हुआ। गवर्नमेंट ने हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को क्लियर गाइडलाइन दी कि आप बफर स्टॉक ना रखे डॉलर का, और आपको जितनी जरूरत है उतना ही डॉलर ले अभी, और डायरेक्ट विंडो पे बाय ना कर, मीन्स ओपन मार्केट पे बाय ना करे, आरबीआई की स्पेशल विंडो से ही वो अपने डॉलर बाय करे। तो इस हिसाब से रूपी कंट्रोल में आ गया है एंड क्रूड कंट्रोल में आ गया है। तो हम तो वैसे भी मीन्स के $80-70 हमारे लिए कुछ ज्यादा प्राइस नहीं है, बट आगे जाके अगर ये रहेगा सस्टेन तो हमारे लिए देखने लायक है। अदरवाइज ये मुझे लग रहा है कि ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है, एंड अगर ये मीन्स के इसमें कुछ ज्यादा बड़ा एक्सट्रीमिटी नहीं आता तो मेरे हिसाब से मंडे को एंड नेक्स्ट वीक में एक और तीसरा हफ्ता एंड लास्ट हफ्ता आपके लिए तेजी का होगा। वाई लास्ट लास्ट सप्ताह बोला आपने? हाँ आखिरी क्यों क्यों उसके बाद क्या होने वाला है? हाँ, उसके बाद 2 से 3 वीक मुझे लग रहा है कि फिर से मार्केट जो अर्निंग सीजन है हमारी, एंड ग्लोबल मार्केट ऑल टाइम हाई पे। अगर आप एशिया से लेके यूरोप, यूरोप से लेके यूएस, इतनी बड़ी खराब सिचुएशन है, फिर भी मार्केट सारे मींस के S&P, नास्डेक, यूरोपियन मार्केट, एशिया में कोस्पी, ताइवान, हमारे मार्केट में सिर्फ निफ्टी नीचे है क्योंकि बैंक निफ्टी का एंड फिर निफ्टी का काफी बड़ा वेट कम हुआ, इससे HDFC बैंक एंड ICICI बैंक का वेट कम हुआ है। तो इस हिसाब से थोड़े सिचुएशन में हमारा मार्केट पे निफ्टी डाउन है, बट हमारा जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, मींस के जो निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक है उसके बाद वाले 50 स्टॉक, वो ऑल टाइम हाई से सिर्फ आधे % नीचे, वो मंडे ऑल टाइम हाई पे ओपन हो गए। तो आई थिंक इस हिसाब से हमने थोड़ा बहुत पॉजिटिव है वो डिस्काउंट कर लिया, और थोड़ा बहुत ओपनिंग में नेक्स्ट वीक हम डिस्काउंट करेंगे। इसके बाद फिर से फंडामेंटल पे बात चलेगी, और इन्फ्लेशन, रिजर्व बैंक का प्रोलॉन्ग टाइम ऐसा लग रहा है कि वो रेट कट करने की सिचुएशन में नहीं है, सेम फेडरल रिजर्व है। साथ में नेक्स्ट वीक में नए फेड चेयरमैन का चयन होगा, सेनेट के सामने ट्यूसडे जो केविन वॉर्श है उसको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू के बाद नए फेड चेयर आएंगे, तो इसका भी एक पॉजिटिव प्रभाव आपको वहां के फाइनेंशियल मार्केट पे दिखेगा। इसका एक रोल और इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक सारा पॉजिटिव है, जैसे हमने आगे मार्च में बात की थी कि नेगेटिव लास्ट वीक तक एंड हो जाएगा, ऐसे काफी पॉजिटिव प्राइसिंग है। उसके बाद नई रैली के लिए क्या पॉजिटिव है वो अभी पता नहीं मुझे, और ना तो मुझे कुछ इतना विजिबिलिटी दिख रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से और मींस के निफ्टी 600-700-800 पॉइंट जैसा चल जाता है, और ग्लोबल मार्केट ऑल टाइम हाई पे नए नए हाई रोज बना रहे, तो अगर ये सिचुएशन में नेक्स्ट विजिबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो चाहिए। अभी मार्केट ने क्या डिस्काउंट कर लिया है, मार्केट ने वॉर खत्म हुआ वो डिस्काउंट कर लिया है, मार्केट ने 80 का क्रूड डिस्काउंट कर लिया है, जो नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे हम डिस्काउंट कर लेंगे, और मार्केट ने कई हद तक हमारी अर्निंग सीजन की शुरुआत अच्छी हुई है, ये भी हमने डिस्काउंट किया है। जो HDFC बैंक, ICICI बैंक के आज अर्निंग आए, तो अर्निंग में भी इतना ज्यादा कोई वीकनेस दिख नहीं रहा। आई थिंक इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो जो मींस के एक्सट्रीमिटी का डबल डोज पावर है वो मंडे ट्यूसडे देखेंगे मार्केट में, और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक शायद, यानी कि जिनको थोड़ा बहुत भी इरादा है कि प्रॉफिट बुक कर ले, हाँ, तो वो नेक्स्ट वीक आखिरी एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। अच्छा, दो चीजें रवि भाई आपने बोला कि आगे हमें जो दिखती है, जहां तक भारत का सवाल है और हमारे दर्शक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को ध्यान में रखते हुए ही हम ये चर्चा कर रहे हैं। एक चीज तो मुझे ये दिखती है कि एनर्जी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रश्न भारत के समक्ष खड़ा होने वाला है। एनर्जी अवेलेबिलिटी एज वेल एज एनर्जी कॉस्ट। ये फिर से अमेरिका ने अपना टांग अड़ाना शुरू किया है कि आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, आपका समय खत्म हो गया है। For some strange reason we are not able to contest Russia और से कि hell with you, हम तो लेंगे जहां से जरूरत पड़ेगी।
तो एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी प्राइस दोनों के प्रश्न रहेंगे, जिनके संदर्भ में भारतीय स्टॉक मार्केट आने वाले समय में क्या रहेगा उसका हमें एक मुआवजा लेना होगा। दूसरा मुद्दा जो मेरे मन से इम्पोर्टेंट है, वो आगे चल के अब मानसून सीजन आ रहा है, खरीफ सीजन, बुआई होगी। अभी जिस तरह से हमारे यहाँ हवामान पलटे हम देख रहे हैं, आप इसे चाहे ग्लोबल वार्मिंग को या फिर पॉल्यूशन को जो भी कहो, मगर अभी आप देखते हो हम अहमदाबाद में बैठे हैं, अहमदाबाद में कभी आसमान में बादल चले आए, गुजरात में भी 2 बार तो 15 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में 2 बार तो नॉन सीजनल रेन्स हो चुकी है। आज भी फोरकास्ट है कि 2-3 दिन के लिए अगेन गुजरात में फेस नॉन सीजनल रेन्स, अनसीजनल रेन्स। दूसरी बात है यूरिया जो चाहिए हमें खरीफ पाक के लिए, करीब 80 लाख टन की शॉर्टफॉल होगी, और मैं नहीं मानता कोई प्रयत्न या प्रयास इस दिशा में इतना मैसिव भारत कर रहा है। तो ये अगर हुआ तो फिर जो यील्ड है हमारी खरीफ सीजन की, एज इट इज बैड मानसून, अनसर्टेनिटीज and weather, add on to that the urea shortages, critical shortages, which might make the monsoon crops lesser yielding. इसके अलावा तीसरा एक फैक्टर तो है ही, ये टाइम प्रेडिक्शन मैट डिपार्टमेंट का है कि रेन्स सबको मद्देनजर रखते हुए भारत में जो क्षेत्र हमारी अन्न सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, जो क्षेत्र की वजह से 85 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो अनाज मुफ्त में दे सकती है, जो क्षेत्र के चलते हुए 50% से ज्यादा हमारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वो क्षेत्र भी आने वाले समय में मुश्किल में आएगा। तो फिर वो कालखंड को देखते हुए दिसंबर एंडिंग तक के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें कोई ज्यादा पॉजिटिविटी दिखे तो सानंद आश्चर्य की बात होगी, सिवा की हॉर्मोन्स ट्रेड पूर्णतः खुल जाए और विश्व बाजार में फिर से वो तेल के भाव गिरकर $70 या $80 प्रति बैरल के से आगे नहीं बढ़े। तो ये तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए आपने कहा कि एक वीक तो वो पॉइंट से आएगी जिसमें अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, और उसके बाद का समय कैसा रहेगा, और खास करके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि क्वार्टर एंडिंग जून, उसके रिजल्ट अप्रैल, मई, जून, क्वार्टर एंडिंग जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड क्वार्टर एंडिंग दिसंबर, ये रिजल्ट्स जो आएंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे ऐसा लगता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे जो प्रेडिक्शन है गलत निकले, मगर ऐसा आसार नहीं दिखते। तो अगर आप दिसंबर तक नेगेटिव ग्रोथ में चलते हैं to one of the major contributors to Indian economy, which not only provides us food security, मगर उसके साथ साथ 50% से ज्यादा रोजगारी भी प्रदान करता है, क्या होगा ये पूरे साल को अगर देखें हम, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, और हम वहां रुकेंगे क्योंकि दिसंबर के बाद क्या होगा उसकी फिक्र अभी नहीं करेंगे। और ये 3 क्वार्टर्स में ये मैं मानता हूँ कि कंपनीज जो हैं इनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे, रूरल डिमांड अच्छी नहीं रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड्स ऑफ फार्मर एंड एग्रेरियन कम्युनिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी।
तो उसकी वजह से शहरों के बाजार पे भी प्रभाव पड़ेगा, उत्पादक एकमों पे भी, इकाइयों पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये 3 क्वार्टर को मद्देनजर रखते हुए आपकी क्या राय है इन्वेस्टर्स के? जरूर से हमारा काम वैसे देखे तो भगवान राम से भी डिफिकल्ट है, क्योंकि जी, हाँ, क्योंकि गुजराती में कहावत है कि न जाने। डिफिकल्ट है, पार्टली करेक्ट। हमें कोई कई अभी तक मिली नहीं, वो हमारे सदनसीब है। यस, उसमें कहावत है कि न जानो जानकी नाते काले सवर शू थसे। मीन्स के बिल्कुल राम सही। भगवान को भी नहीं पता है कल सुबह क्या होगा, और हम 3 क्वार्टर का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नहीं, मैं प्रेडिक्शन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल हाँ, रहा हूँ ट्रेंड डायरेक्शन। यस, पॉसिबल आपको कैसा दिखता है? मैंने इसीलिए बताया कि मैं, इफ यू आर आस्किंग मी, तो मैं जून एंडिंग क्वार्टर, सितंबर एंडिंग क्वार्टर, दिसंबर एंडिंग क्वार्टर, उसके लिए उतना आशा आशा आशास्पद नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि एक शेयर बाजार के लिए डैम्पनर साबित होंगे। युद्ध चले रुक जाए वो अलग बात है। जी, मैं पूर्णतः सहमत हूँ जो आईएमडी का एक्सपेक्टेशन है। और अभी क्या है कि अभी तक के अल नीनो हमने देखे, आईएमडी ने अल नीनो की एक्सपेक्टेशंस भी की है, स्काईमेट ने भी अल नीनो की एक्सपेक्टेशन की है। स्काईमेट की जो एवरेज से 94% एंड आईएमडी की एवरेज से 92% रेनफॉल की प्रिडिक्शन है। सबसे एक चीज नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ एग्री इकोनॉमी ये है कि सेकंड फेज में अल नीनो आएगा। अभी तक के जो भी अल नीनो थे फर्स्ट फेज में थे, मींस कि फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज का इंपोर्टेंस इस हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट फेज में अगर अल नीनो आता है तो आप वो क्रॉप के सीजन को डिले करके आप वो अल नीनो को अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड लेट साइकिल में जा सकते हैं। यस, आप लेट सोइंग करो, और आप मींस के जो सीजन है फ्रॉम जून टू अक्टूबर एंड अक्टूबर टू फरवरी, उसमें आप एक एक महीना डिले कर दो, मार्च तक ये सीजन चलेगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी का जो अल नीनो है वो है अक्टूबर, सितंबर एंड नवंबर तक, मींस के 3 महीने सेकंड फेज में, जो मानसून है उसके लास्ट फेज में। उस टाइम सही। जो क्रॉप है वो ग्रोइंग स्टेज पे होती है, और तब पानी ज्यादा चाहिए, और तब हम डिले भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमने सोइंग कर रखी होती है। अगर तब ऐसा शॉर्टफॉल होता है, और वो मीन्स के मैंने याद है तब तक के सबसे खराब प्रिडिक्शन है ये, अभी तक के जो लास्ट 8-10 सालों से मैंने डेटा देखा है, तो सितंबर एंड अक्टूबर का या अगस्त से लेकर अक्टूबर का इतना खराब डेटा इन टर्म्स ऑफ मॉनसून एक्सपेक्टेशन नहीं आया। तो वो एक डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि अगर ये एनर्जी इन्फ्लेशन रुका तो हम फूड इन्फ्लेशन की ओर जाएंगे। तो इन्फ्लेशन तो दोनों को मिला के बनता है, तो वो फूड इन्फ्लेशन तो अगर बीच में यस, मैं आपको अगर टोकूं और पूछूं कि ये इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगा? ये स्टैगफ्लेशन नहीं होगा, आई थिंक इन्फ्लेशन ज्यादा ही, मींस के मेरे हिसाब से जीरो के आसपास नहीं रहेगा। इन्फ्लेशन वुड बी मच मच हायर, एंड आरबीआई की जो कंफर्ट रेंज है 4 ± 2, मींस के वो हाँ, रेंज में जरूर से रहेगा। मींस के 6% के 2 से बियॉन्ड भी 6% के बीच में रहना हाँ, चाहिए। हाँ, 6% के ऊपर इस हिसाब से नहीं जाएगा, क्योंकि डिमांड इन्फ्लेशन थोड़ा कम है। मीन्स के लोगों का, आप जो बोल रहे थे कि मीन्स के लोग के पास स्पेंडिंग करने लायक इनकम कम होगी और स्पेंड कम करेंगे, इस हिसाब से उसका डिमांड का इन्फ्लेशन थोड़ा गिरेगा। तो इस हिसाब से 6% से ऊपर पॉसिबल नहीं। और तब अगर ये वॉर रिलेटेड कुछ अनसर्टनिटी खत्म होती है, तो हमने ये जो एनर्जी इन्फ्लेशन देखा, वो इन्फ्लेशन इसमें कॉर्पोरेट अर्निंग डेफिनेटली मींस के जो रनिंग क्वार्टर है, जो अभी वो ऑनगोइंग क्वार्टर नीचा जाएगा। है, उसमें नीचे आएगा, क्योंकि अभी जो प्राइस हाइक है, सारी जो कंपनी एनर्जी में FIFO मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मींस के जो भी उसकी ये करंट क्वार्टर जो रिजल्ट आ रहा है फ्रॉम जनवरी से मार्च, ये लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसमें कोई ज्यादा डेंट नहीं होगा, क्योंकि सारे के पास पुरानी इन्वेंट्री थी और लो कॉस्ट इन्वेंट्री थी। एंड अभी जो इन्वेंट्री यूज हो रही है वो हाई कॉस्ट होगी, और अभी हाई कॉस्ट और ये क्वार्टर तक चलेगी। एनर्जी तो इस कॉस्ट से हिसाब से लेकर हर कॉस्ट। हाँ, को जो हम मींस के फाइनेंस की भाषा में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, उसमें एक आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मेटल प्राइसेस पे आए हैं। मींस के नहीं तो क्या होता है, मेटल प्राइसेस शार्पली गिरते हैं जब मींस के कोई खराब पीरियड आता है, मींस के एनर्जी प्राइस बढ़ते हैं, इकोनॉमी नीचे आते हैं। इस टाइम मेटल प्राइसेस एक लेवल से नीचे आने को तैयार ही नहीं, तो ऑलरेडी मेटल का इन्फ्लेशन ऑलरेडी हमारे यहाँ पे हाई है,
और उसके अलावा एडिशनली ये फूड इन्फ्लेशन आया, तो एनर्जी इन्फ्लेशन एंड फूड इन्फ्लेशन दोनों में से एक इन्फ्लेशन हमें थोड़ा परेशान करेगा। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि इतना खराब मॉनसून ना जाए। अगर ये खराब मॉनसून रहा तो मींस के इतना मींस के हम एक सिचुएशन से निकले दूसरी सिचुएशन में जाएंगे, और मार्केट कभी वो सितंबर की राह नहीं देखेगा। मार्केट तो अभी से वो प्राइस को डिस्काउंट करना हाँ, चालू वो करेगा। डिस्काउंट करने लग जाएगा। मैं मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं गलत पुरवार हूँ। आप मेरे से इस मामले में ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ कमेंट कर सकते हैं कि आने वाले 3 साल जो भी लोग इन्वेस्टर्स हैं शेयर बाजार में, हमारे जो भी दोस्त कार्यक्रम देखते हैं, आप ये समझ के इन्वेस्टमेंट करो कि पहले तो एक ऐसी स्क्रिप्ट हो जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिसका प्रोडक्ट ऐसा हो कि जिसके लिए आने वाले समय में बाजार अच्छा रहने वाला हो, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो, और आप 3 से 5 साल तक उसमें ठहर सको। उतने जल्दी में ना हो कि आज लिया 6 महीने के बाद बेचना है, तो फिर शायद आपने कल्पना भी न की हो उतना रिटर्न या रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। मगर अगर आपकी ये मजबूरी है कि 6 महीने 12 महीने में आपको स्क्रिप्ट कभी भी बेचनी पड़ सकती है, बेटी की शादी है और कुछ आने वाला है, बेटा विदेश जाना चाहता है, तो ख्याल रखिए आप बहुत बड़ा घाटा करेंगे, बहुत बड़ा घाटा करेंगे। डिस्ट्रेस सेल के लिए अगर आप चाहते हैं, या तो फिर वो लुभावनी जो एडवर्टाइजमेंट्स आती है कि हम आपको प्री सैंक्शन 50 लाख देने को तैयार है, अगर उसमें आप गिरे तो मुश्किल हो सकती है। खुद के पैसे से खेलो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देख के खेलो, अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करो, और टर्नओवर जिसके शेयरों का हर रोज का देखो अच्छा रहता हो, ताकि आप बाहर निकलना चाहो तभी आराम से बाहर निकल सको। और 3 से 5 साल का जो आपका एक चंक है, आपका कुल जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें एक बड़ा चंक 3 से 5 साल आप उसमें रखोगे, ये समझ के आप इन्वेस्ट करो। तो मैं मानता हूं कि शेयर बाजार में फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोही भाई, आपका अगर कोई सुधार हो उसमें। जर सर, मैं तो मीन्स के हमारे फर्स्ट शो से, और मैंने 2020 में जब हम कोई चैनल में साथ में शो कर रहे थे, और उसके तब मैं भी हमारे गुजरात समाचार हाँ रिकॉर्ड करके भेज रहा था। अभी भी होगे यूट्यूब पे होगे या कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। तभी मैंने बोला था कि 2026 उसके बाद कभी भी आप मार्केट और रिटर्न को कोरिलेशन नहीं कर पाओगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी जो मार्केट में नंबर ऑफ अकाउंट्स है वो 25 CR अकाउंट मार्केट में पहुंच चुके हैं। पहले 1 करोड़ लोग काम करते थे, 25 करोड़ लोग काम करते हैं। पहले नेट नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं थी, डेटा अवेलेबल नहीं था, कौन सा स्टॉक अच्छा कौन सा खराब वो पता नहीं था। इस हिसाब से लोग इंडेक्स में बाय करते थे। अभी इतनी मार्केट में इंफॉर्मेशन पहुंच चुके हैं, इतना लोग के पास अवेयरनेस है, तो लोग के पास सब पता है। मीन्स पहले रिलायंस क्या करता है, L&T क्या करता है, या XYZ कंपनी क्या करते है, वो हमें समझाना पड़ता था। अभी IPO वाली कंपनी का भी इन्वेस्टर को पता होता है कि अभी नई आई है, वो भी क्या करती है, उसका मैनेजमेंट क्या नाम है। तो इतना सारा जब इंफॉर्मेशन सबके पास हो, तब ब्लेंडेड रिटर्न बनाना मुश्किल है। जो पैसिव रिटर्न है, जिसको बोलते हैं कि निफ्टी बाय कर लिया, सेंसेक्स बाय कर लिया और रिटर्न बना, वो फेस गया। वो फेस 2020 में स्वाहा हो चुका है। उसके बाद एक आया था कंसोलिडेशन। मार्केट क्यों चला था, उसका रीजन भी एम्पल लिक्विडिटी, लो बेस ईयर इम्पैक्ट, और मींस के मार्केट में 3 करोड़ से 15 करोड़ अकाउंट हुए इस टाइम पे। तो नया पैसा मार्केट में ऐड हुआ। म्यूचुअल फंड में जो टोटल महीने का इनफ्लो 7 से 8 हजार करोड़ का आता था, वो भी 30,000 करोड़ के नीचे नहीं आ रहा है। तो एम्पल लिक्विडिटी की वजह से मार्केट ने अभी तक रिटर्न दिया। बट अभी जो नेक्स्ट फेज में हम जा रहे हैं, आप तो 3 साल बोल रहे हैं, मैं प्रोलॉन्ग टाइम पे तक बोल रहा हूँ कि जब तक अभी मार्केट रहेगा इंडिया का, तब तक ब्लेंडेड रिटर्न नहीं बना सकते आप। अभी इतना इजी मार्केट नहीं है। अभी मार्केट क्या है कि अच्छे स्टॉक बाय करो, एक कोई टाइम होराइजन एंड टारगेट सिलेक्ट करो ऑन बेसिस ऑफ फंडामेंटल,
अगर आप इतना ज्यादा नहीं जा सकते तो एक प्राइस डिसाइड करो कि ये प्राइस पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, और उसके बाद नई कोई दूसरी सस्ती कंपनी जो अच्छी कंपनी है बट कोई एक आध रीजन की वजह से वो सस्ती है, उसको फिर से बाय करो, फिर से थोड़ा टाइम रखो। तो बेसिकली अभी क्या है कि एक बाय करके लॉन्ग टाइम तक रिटर्न देता जाएगा, लाइक कि इन्फोसिस, विप्रो, ये सबके एग्जांपल आते हैं कि 1990 में 2000 में इतना इन्वेस्ट किया था, आज इतने करोड़। पर अभी ये टाइम नहीं है। अभी आपने रखा होगा, आज 100 रुपये में लिया, वो 1000 गया और वापस वो 100 आया, तो आप ये स्टोरी अभी गई मार्केट में, क्योंकि मार्केट स्मार्ट है। तो इस हिसाब से रिटर्न तो बनेगा, मार्केट में रिटर्न नहीं ऐसा नहीं, मार्केट में एम्पल रिटर्न है, बट वो डिसाइड करेगा कौन से स्टॉक आप बाय कर रहे हो और कितना आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो दूसरी एसेट में। मीन्स कभी आपने ऐसा लगा रिस्क थोड़ा, तो गोल्ड को ऐड कर दिया, थोड़ा गोल्ड ईटीएफ को ऐड कर दिया, कभी थोड़ा बॉन्ड ऐड कर दिया, एंड वापिस आपने किया। अगर आपको डर लग रहा था, तभी मैंने बोला था आगे कि आपको डर लग रहा है तो 3 पार्ट में आपका इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो, तो इसमें 50-60% आपका इक्विटी में रहेगा, तो आपको डर भी कम लगेगा और जो इक्विटी की मोमेंटम है वो आपको फायदा कर जाएगी। तो मेरे हिसाब से अभी इजी नहीं है, इस हिसाब से थोड़ा आपको क्या है कि पहले क्या था, क्रॉप है ना, उसमें इतने ज्यादा रोग नहीं थे, इतने ज्यादा जंतु नहीं थे। क्रॉप एक बार सोइंग किया, सोइंग के बाद पानी दिया अच्छा, तो अपने आप फ्रूट्स आ जाते थे और फार्मर के लिए इजी था। अभी इतना सारा जमीन खराब हो चुका है, इतना सारा मीन्स के रोग आ चुके हैं, इतने सारे मीन्स के केमिकल्स ये सब आ रहे हैं, तो इस हिसाब से इतना फार्मर को केयर करना पड़ता है। पहले वेदर काफी अच्छा था, सिक्योर था, जिस टाइम दुष्काल होता मीन्स के जिस टाइम रेनफॉल नहीं होता था वो नहीं होता था, और होता था तो अच्छा होता था। पर अभी तो एक सीजन में 3 सीजन आ रहे, तो इस हिसाब से ऐसी ही मार्केट है। अभी मार्केट में एक सीजन में 3 सीजन आ रहे, तेजी की भी है, मंदी की भी है और न्यूट्रल भी है। तो इस हिसाब से तीनों सिचुएशन को मैनेज करते हुए पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ही रिटर्न बनेगा। और स्टॉक चलते चलते एक छोटी सी बात, आजकल काफी एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया से लेके चल रहा है, अल्गो ट्रेडिंग एंड एआई ट्रेडिंग फॉर यू एंड ऑल दैट। एक छोटी सी कमेंट, नॉट मोर देन 3 minutes। यस, अल्गो ट्रेडिंग एंड एआई बेस्ड ट्रेडिंग, इसमें क्या है, मैं ऑलवेज अल्गो के साथ हूं, मैं ऑलवेज एआई के साथ हूं, बट वो एआई के साथ ह्यूमन का टच देना ही पड़ेगा आपको। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ अल्गो या सिर्फ एआई पैसे बना सकता तो कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। ऑफिस आओ, एआई को बोल दो, अल्गो को बोल दो, चलो प्रॉफिट मुझे, आप सो जाओ आराम से। हम सामने बैठते रहे और देखते रहे। ऐसा इजी नहीं है, इतना इजी होता तो कोई मेहनत ही नहीं करता। मुझे भी काफी लोग मिलने आते, बोले कि 50 लाख लगाओ और दिन में 1.5 लाख ले जाओ। मैंने बोले सब बंद कर दूं, अगर इतना हो तो आप ले जाओ सब, हम तो बैठे हैं शांति से। इतना इजी नहीं है, इसमें एक दिन एक मिलता है, दूसरे दिन एक मिलता है और तीसरे दिन 10 जाते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि यू कैन यूज अल्गो एंड एआई फॉर ट्रेडिंग। मीन्स कि आपका एग्जीक्यूशन जो है, ट्रेड का जो एग्जीक्यूशन है, मीन्स कि आपको एक साथ 50 स्टॉक लेने हैं एक ही साथ, आपको एक साथ डेरिवेटिव मार्केट में 2 से 3 ट्रेड एक ही साथ एक ही प्राइस पे डालने, तो आप उसका यूज करो। अगर आपके माइंड में कोई अच्छी स्ट्रेटेजी है कि मैं ये स्ट्रेटेजी से अच्छा एग्जीक्यूशन कर पाऊंगा, मैं थोड़ा सेफ हो पाऊंगा, तो वो एग्जीक्यूशन के लिए आप एआई एंड अल्गो यूज करो। अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट रह के ट्रेड कर रहे हो आप, कि फॉर एग्जांपल एआई को पैसा दे दिया और वो उसको रोबो ट्रेडिंग बोलते हैं हम, वो रोबो ट्रेडिंग में जाओगे तो काफी रोबो है वो घर चले गए, क्योंकि रोबो कोई जबान नहीं होती, रोबो में से रॉबरी हो जाएगा। हाँ तो बेसिकली इस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखें, आपको एग्जीक्यूशन के लिए ये डेफिनेटली यूज करना चाहिए। एक बात समझ लो, ये एआई वीआई की जो भी है चीज, टेक्नोलॉजी आपको आने वाले समय में बढ़कर उपयोग में लेनी होगी, मगर जो ये बनाया है ना मालिक ने, वो टेक्नोलॉजी से ऊपर वाली चीज है। वो टेक्नोलॉजी आपका नौकर है, मालिक नहीं है। जिस दिन आपने टेक्नोलॉजी को मालिक बनाया और वो शैतान आपके सर पे बैठ गया, फिर मान लो आप डूबोगे। तो ये बात के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। रवि भाई, धन्यवाद आपका, आपने काफी बातें की। आज के समय में यूटर्न वाली आपकी बात काफी इम्पोर्टेंट थी, तो ठीक है, अच्छा हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद दर्शक मित्रों, आपका भी शुक्रिया।